नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले हमारा लाइव काट इसलिए किया कि कुछ नेटवर्क की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, नेटवर्क की एरर आ रहा था, तो तभी हमारी पूरी बात नहीं हो पाई जी। तो कैप्शन आप लोगों ने देख लिया होगा कि सीबीआई इंक्वायरी, एंटी करप्शन ब्यूरो को भी मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, सीबीआई को भी मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ और सीएम रेखा जी को भी मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ। किस अकॉर्डिंग चिट्ठी लिख रहा हूँ? देखो, को पता रहना चाहिए कि भाई हम चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं। दिल्ली के रैन बसेरों के ऊपर, दिल्ली के रैन बसेरों की खस्ता हालत। जेके मीडिया न्यूज अपडेट की टीम हर टाइम दिल्ली के रैन बसेरों में विजिट हमने किया, जहां पे हमने पाया दिल्ली के रैन बसेरों की खस्ता हालत। खुशी की बात है कि सीएम रेखा जी इस वक्त अब सरकार दिल्ली की बदल चुकी है, अब बीजेपी सरकार आ चुकी है। पर्सनल लेवल पे मेरी रिक्वेस्ट सीएम रेखा जी से रहेगी कि आप इंक्वायरी करें, सीबीआई जांच करें, इन लोगों पे इंक्वायरी बिठाएं। ये जो ड्यूसिव डिपार्टमेंट है, ठीक है, ड्यूसिव डिपार्टमेंट को इंक्वायरी आप बिठाएं और इनसे पूछें कि आपने क्या किया है। जैसे आपने इतनी सारी रिपोर्टें वगैरह आप मतलब पेश करते हो, जहां पे हमें पता लगा, जहां पे हमने देखा सीएम अरविंद केजरीवाल घोटालों में लथपथ, करप्शन में लथपथ थे। सारी मतलब जो रिपोर्ट्स वगैरह हम आपके देखते रहते हैं कि मतलब देखो कि यहां तक कि मेडिसिन भी नकली था। देखो अब भाई क्या है ये, आप खुद सोच सकते हो रेखा जी, आप खुद सोच सकते हो कि ये हालात सीएम की है, लेकिन आप सीएम को देख के ये जज करें कि नीचे ग्राउंड जीरो पे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी क्या हालात है, डिपार्टमेंट्स की क्या हालात है, होमलेस लोगों की क्या हालात हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों की क्या हालात हैं। चले देखो, इशू तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम हर एक इशू पे बात नहीं करेंगे। आज मेरा मुद्दा जो मेरे बातचीत करने का है, देखो एक गरीब जो आदमी, देखो हमारे ऑल इंडिया में कहीं भी कोई गरीब हो, राहुल शर्मा आवाज उठाएगा और उठाते रहेगा। गरीबों का मुद्दा है और गरीबों के मुद्दे पे बात उठाने ये राहुल शर्मा उठाएगा जरूर। इसी चीज के लिए मैं 24/7 पब्लिक के लिए खड़ा रहता हूं। आज मुद्दे इतने सारे तो आप समझ नहीं आए कि किस किस मुद्दे पे बात करें, लेकिन फर्स्टली हमने वो मुद्दा ले लिया है। मुद्दा ऐसा है, दिल्ली के रैन बसेरे, दिल्ली के रैन बसेरों का क्या हाल है। आप खुद जानते हो कि आप लोगों ने ही, बीजेपी ने ही हाईलाइट पहले किया कि 250 करोड़ों के घोटाले जो हुए हैं सीएम अरविंद केजरीवाल ने रैन बसेरों में किए हैं। लेकिन अब हम उम्मीद ये करते हैं कि अब उम्मीद और तवक्का ये आप लोगों से है कि आप जल्द से जल्द सीबीआई इंक्वायरी करो। आप ड्यूसिव डिपार्टमेंट, अरविंद शेट्टर एम्पावरमेंट बोर्ड जो है, अरविंद शेट्टर एम्पावरमेंट बोर्ड जो है, आप उससे पूरी छानबीन करें कि भाई जो ये रैन बसेरों के टेंडर आप देते हो, ये आप टेंडर किसको देते हो। देखो मैं आपको पहले बताऊंगा कि पहले क्या चलता था। पहले की ये केजरीवाल जो थे उनके दौर में, आम आदमी पार्टी के दौर में ऐसा चल रहा था कि कोई एनजीओ, डिफॉल्टर एनजीओ जो होती थी, डिफॉल्टर मतलब ब्लैक लिस्ट एनजीओ, अपना चढ़ावा चढ़ा लेती थी सीएम साहब को, और चढ़ावा चढ़ा लेती थी मनोज सिसोदिया जी को, और चढ़ावा चढ़ा देती थी आगे डिसुक के अधिकारियों को, और मतलब नीचे से ऊपर तक करप्शन में लथपथ सारे थे, ठीक है। और ऐसे टेंडरिंग होती थी। फिर मैं अब ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ड्यूसिव डिपार्टमेंट पे ना सीबीआई जांच करें। सीबीआई जांच इसलिए होनी चाहिए, मैं पर्सनल लेवल पे भी आपको चिट्ठी लिखूंगा, अभी कुछ टाइम में मेल भी करता हूं आपको, चिट्ठी भी लिखता हूं कि एनजीओ जो है, एनजीओ और ड्यूसिव डिपार्टमेंट जो मिलके घोटाले करते हैं उसका क्या हाल है। लाखों के हिसाब से हमारे टैक्स जो पे करते हैं हम जो टैक्स है ना, उसकी वो पैसा मतलब ये जो लोग ये मंत्री शंत्री खाते घोटाले करके, ठीक है, ऐसा हम होने नहीं देंगे, ऐसा हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। आप एक इंक्वायरी बिठाओ, आप बताओ कि कितनी एनजीओ को आपने टेंडर दिया, फर्स्टली कितनी एनजीओ को आपने टेंडर दिए, क्या वो एनजीओ ब्लैक लिस्ट है। अगर वो एनजीओ ब्लैक लिस्ट है फिर भी उस ड्यूसिव डिपार्टमेंट उस एनजीओ को टेंडर कैसे देता है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि
आगे से लाखों के हिसाब से आप एक शेल्टर होम चलाने के लिए मतलब पैसा देते हो, लेकिन ग्राउंड जीरो पे अगर आप देखो कि शेल्टर होम की व्यवस्था जो है बिल्कुल बद से बदतर है। अगर आप लाखों के हिसाब से पैसा देते हो, मुझे लगता है कि 2.5-3 लाख रुपया एक शेल्टर होम का 2.5 लाख रुपया मिलता होगा चलाने का, इतना मैं नहीं मतलब श्योर हूँ कि इतना ही मिलता होगा, लेकिन आई थिंक इतना मिलता होगा। इतना अगर आपको पैसा मिल रहा है, क्या सुविधा आप दे रहे हो गरीब लोगों को? होमलेस जो लोग हैं उनकी क्या सुविधा है? उनको तो कोई भी सुविधा है नहीं वहाँ। 10 साल में कम्बल धोए जाते हैं, वो भी धोए नहीं जाते, फट फुट गए तो फेंक दिए ना, वहाँ पे कम्बल धोए जाते हैं। दूसरा नंबर जो है खाना इतना गंदा दिया जाता है, एक जानवर भी वो खाना नहीं खाएगा, ठीक है। खाना भी ठीक नहीं उनको दिया जाता है। और तीसरा नंबर जो है वो है, तीसरा नंबर है एम्प्लॉयज। आप एक शेल्टर होम में 5-6 एम्प्लॉयज दिखाते हो, ठीक है, 5-6 एम्प्लॉय आप दिखाते हो कि 3 केयर टेकर, 1 रिलीवर, 1 सफाई कर्मचारी आप दिखाते हो, लेकिन ग्राउंड जीरो पे कुछ नहीं। ग्राउंड जीरो पे 2 बंदे शेल्टर होम चलाते हैं 24-24 घंटे के लिए। 2 बंदे शेल्टर होम चलाते हैं। क्यों चलाते हैं भाई? अगर आप 5 एम्प्लॉय दे रहे हो, 5 बंदे एक शेल्टर होम चलाना चाहिए, कागजों में अगर 5 बंदे एक शेल्टर होम चला रहे हैं, आप मुझे बताएं फर्स्टली कि वो 2 बंदों में शेल्टर होम कैसे चलता है? गरीब लोग। और शेल्टर होम में की बात करूं, शेल्टर होम में भी आप देखें जरा कि, और वहां शेल्टर होम में आप खुद विजिट करें, जाके देखें होमलेस कैसा है। क्या जो शेल्टर होम में रह रहा है क्या वो जेन्युइन होमलेस है? होमलेस देखो, होमलेस होता है वो बंदा, मैं आपको फिर से बताऊं कि होमलेस कौन बंदा है। होमलेस वो होता है बंदा जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, घर से बेघर लोग, और वो बंदे शेल्टर होम में रह सकते हैं। देखो मैं इनकी नोटिस पढ़ रहा था कुछ, उसमें ये मेंशन किया हुआ कि होमलेस ये मतलब वो बंदे शेल्टर होम में रह सकते हैं, ठीक है। वो बंदे आप शेल्टर होम में रहेंगे, ठीक है। और देखें कि शेल्टर होम में रह कौन रहा है, वहां पे एम्प्लॉयज क्या है, वहां पे व्यवस्था क्या है, खाना कैसा दिया जा रहा है, कंबल कैसे दिए जा रहे हैं, कितने शेल्टर होम में कितने बंदे रह रहे हैं, एंट्रीज क्या है, जेन्युइन क्या है, रियल क्या है, फेक क्या है, पूरा A to Z आप वेरीफाई करें और CBI इंक्वायरी बिठाएं इसके ऊपर, ठीक है। देखो काफी जगह से मुझे कॉल्स आई, काफी जगह से मुझे कॉल आई। देखो जो मेरी नजर में है, जो मैं अपनी नजर से देखता हूं, जो होमलेस है, होमलेसों को भी शेल्टर होम प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। होमलेस कौन हुए भाई? होमलेस वो बंदे हैं जो रोड पे सोते हैं, जो रोड पे बाहर बेचारे सोते नहीं। आप दिल्ली में देख रहे होगे, इधर उधर चलते फुटपाथों पे सोए होते बेचारे, वो उन लोगों के लिए शेल्टर होम बने, उन लोगों के लिए शेल्टर होम बने भाई। आप लेकिन उन शेल्टर होमों में कौन बंदे रह रहे हैं, वेरीफाई करो, डिटेल्स देखो। जहां तक मैंने वेरीफाई किया, अपने बेस पे मैंने वेरीफाई किया है, उन शेल्टर होमों में बिजनेसमैन आदमी रह रहे हैं, जो भी 4-5 कमरे या 10 कमरे जितनी भी बिल्डिंग है, पूरे दिल्ली के रहन बसेरों की बिल्डिंगें देखें। देखो कोई बंदा जॉब कर रहा है, वो शेल्टर होम में रह के जॉब पे जा रहा है, किसी बंदे के अपने बिजनेस है, किसी के अपने बिजनेस, मतलब समझ लो, मैं ज्यादा डीप में क्या ही बोलूं आपको, कि किसी आपके अपने बिजनेस है कि रात वो अपना काटते हैं और जाके ड्यूटी करते हैं और रात को वापस आते फ्री ऑफ कॉस्ट रह रहे हैं। वो हक खा रहे गरीब आदमी का, वो नहीं चाहिए। उन चीजों को, व्यवस्था उनको हटा दो सारा, वैसा नहीं सिस्टम चलेगा। सिस्टम चलाना पता आपको कैसे है? जो गरीब मेनमन है, जो बेचारे जो फुटपाथ पे लोग सोए हैं, जिनका ना घर है, जिनका ना माँ है, ना भाई है, ना बाप है, ना बहन है, ना जिसका परिवार नहीं है, जो घर बात नहीं है, जिनका कुछ भी नहीं है, आप उन लोगों को शेल्टर होम में रखो। जनमन जितने जहां कहीं हैं, जिसमें 100 रख रहे 100 रखो, 10 रख रहे 10 रखो, 20 रख रहे, और शेल्टर होम पे वेरीफाई करो कि परिवार। देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि मैंने जहां तक वेरीफाई किया, जो जिस NGO को भी टेंडर मिलता है, वो NGO क्या करती है भाई, अपने सारे रिश्तेदारों को लगा देती है, और ड्यूटी कोई करता नहीं है। ये 5 एम्प्लॉयज कहां से कम हो जाते हैं हमारे, मतलब जो 5 दिखा रहे हैं ना, वो आगे 5 नहीं 2 में ही, उन 2 की, उन बाकी 3 की ड्यूटी भी उन 2 को करनी है, 12-12 घंटे ड्यूटी करनी है। वो सारे अपने NGO वालों के रिश्तेदार लगाते हैं वहां पे, और आगे से इतना मतलब पैसा लाखों के हिसाब से मिलता है, और उनको 10-10 हजार 12-12 घंटे ड्यूटी करवाई जाती है। गरीब आदमी भाई करेगा वो, ठीक है। और सेकंड नंबर, गरीब आदमी करेगा ना ड्यूटी वो,
12-12 इतना फेक्स घोटाला। आप एनजीओज पे इंक्वायरी बिठाएं। फर्स्टली आप एनजीओ को पूछें कि अगर हम आपको 2.5 लाख रुपया एक शेल्टर होम चलाने का दे रहे हैं या 2 लाख रुपया आपको एक शेल्टर होम चलाने का दे रहे हैं, आपने व्यवस्था क्या दी उसमें? आपने होमलेस के लिए क्या किया? होमलेस हैं शेल्टर होम में या नहीं है? क्या बिजनेसमैन शेल्टर होम में है? वो अपना बिजनेस करेंगे बाहर। अगर एक बिजनेसमैन 15 से 20,000 30,000 रुपया कमा रहा है, वो रेंट पे रूम लेके नहीं रख सकता है? वो रेंट पे रूम रखेगा भाई, रहेगा बाहर, वो उस जगह पे वो बेचारा गरीब रहेगा जो ना खाता है भाई, जिसको तो कमाने को कमाता नहीं, वो बाहर बेचारे जो रिक्शा चलाने वाले हैं या और कोई बेचारा, वो उन जगहों पे रहेगा। लेकिन एनजीओ, ये सारे बहुत सारे घोटाले एनजीओ के देखे मैंने, इसलिए मैंने एक पर्सनल राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखनी है। अभी जस्ट लाइव के बाद में एक राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखूंगा, एक मोदी जी को चिट्ठी लिखूंगा, एक बीजेपी सीएम रेखा जी को चिट्ठी लिखूंगा। इंक्वायरी करो ये एनजीओ वाले जितने भी दिल्ली में जितनी सारी भी एनजीओ है रनिंग हो रही है, एनजीओ चल रही है, इनको आप पूरे इन पे इंक्वायरी करो, ठीक है। एक मामूली सा एनजीओ का सुपरवाइजर, आपको बताऊंगा, कुछ एनजीओ की बात करूंगा, मैं आपको पर्सनल डाटा भी भेजूंगा, मेल में भी डाटा भेजूंगा, कुछ पिक्स भेजूंगा, आप खुद परेशान होंगे कि यार एक डीएम की मतलब इतनी औकात नहीं है कि वो इतना मतलब वो बना लेगा, इतनी प्रॉपर्टी बनाएगा, साल 2 साल में प्रॉपर्टी बनाएगा। एक सुपरवाइजर जनाब सोने की चैन लटकी होती है, फ्लैट अपना वो आलीशान बंगले बना दिए हैं, सोने की चैनें लगी हुई है, और वो किस सैलरी में, अगर जहां से हमने पता किया कि आगे से 2100 रुपए मतलब 21,000 सैलरी उसको मिलती है, 21,000 में क्या ही आदमी कर सकता है? क्या एक साल में 21,000 में सोने की इतनी मोटी मोटी चैनें पहनी जा सकती हैं? सोने की गाड़ी चैनी वो जा सकती है? एक सुपरवाइजर की बात है, मतलब एक सुपरवाइजर जनाब जो मतलब नीचे हैंडल कर रहा है, उस सुपरवाइजर की बात कर रहा हूं मैं टोटल। ऊपर मालिक की तो छोड़ो ही, मालिक की तो तब वो भगवान जाने मालिक का क्या है, मालिक का भगवान जाने। लेकिन मैं एक एनजीओ की सुपरवाइजर की बात कर रहा हूं। सीबीआई जांच होनी चाहिए इनको, सब सुपरवाइजरों को। मैं पर्सनल आपको डाटा भेजूंगा हर एक सुपरवाइजर का और हर एक एनजीओ का, बोलूंगा कि कौन एनजीओ कितनी पेमेंट अपने केयरटेकर्स को कर रही है, क्योंकि कौन एनजीओ कितना पैसा किस केयरटेकर को दे रही है, कितना दे रही है। और ये सुपरवाइजर जितने भी हैं, आखिरकार वैसा क्या मतलब, इनको पहले अगर वो उनको खाने के लिए रुपया नहीं होता था, वो एक साल में किसी एनजीओ के साथ सुपरवाइजर बन के फ्लैट ले रहे हैं, सोने की चैन लगा रहे हैं, पूरा वेरीफाई A to Z आप करेंगे इस चीजों को। मेरी आप फिर सीएम रेखा जी से रिक्वेस्ट रहेगी, आप करें। जब 21,000 रुपया लेने वाला सोने की चैन डाल सकता है, दिल्ली में फ्लैट ले सकता है, ये ज्यादा पीरियड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये टोटल 1 साल की बात कर रहा हूँ। 21,000 रुपया उसको सैलरी एनजीओ दे रही है, और वो इतना सारा ताम झाम कर रहा है, गाड़ी ले रहा है, बंगला ले रहा है, सब कुछ ले रहा है। भाई क्या ये घोटाला है? हम लोगों का जो टैक्स पे है उसका पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, ठीक है। ड्यूसुप डिपार्टमेंट इस पे पूछेगा नहीं। ड्यूसुप डिपार्टमेंट पहले ब्लैकलिस्ट एनजीओ को टेंडर देता है, उसको आप कमीशन दो तो वो आपको पैसा, वो आपको टेंडर देगा। बाद में एनजीओ की अपनी मर्जी है, आप आगे से 2.5 लाख रुपया दे रहे हो, वो मुझे नहीं लगता 10,000 भी 20,000 भी खर्च रही होगी, 10 तो 10 20,000 रुपया खर्च रही वो एनजीओ। और खाने में कीड़े होते हैं, वो जानवर खाना नहीं खाएगा। इतनी सारी शेल्टर होम्स की प्रॉब्लम है। अब पर्सनल लेवल पे मैं रिक्वेस्ट है रेखा जी, दोबारा से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेल भी मैं आपको करता हूं, पूरे एनजीओ के डाटा आप इन एनजीओ को वेरीफाई करो, इन एनजीओ को पूछो भाई आपने इतना पैसा तुम्हें दिया कहां। ये नहीं कि आप एनजीओ बोले कि हम 20,000 उसको दे रहे हैं, आप 21,000 उसको दे रहे हैं, 21,000 उस केयरटेकर के दे रहे हैं ना, उनको उन केयरटेकरों की लिस्ट लो। तुमने 21,000 इसको दिया, लिस्ट ले लो, सीधी सी बात है भाई, लिस्ट लो। लेकिन उस गरीब केयरटेकर तो 21,000 नहीं पहुंचते हैं, 10 से 12,000 रुपया 12 घंटे देते हैं, और 8 घंटे के आगे से 21 पत्नी कितना 21,000 लेते हैं। सोचो कि 2.5-3 लाख रुपया इनको आगे से सेंटर चलाने का मिलता है, ठीक है। और सेकंड आप वेरीफाई करें थोड़ा बहुत कि क्या है, कौन बंदा रह रहा है रैन बसेरे में। देखो यार, रैन बसेरे में मेरे हिसाब से वो बंदा रहना चाहिए जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, जिसका कुछ नहीं बेचारेगा, वो रैन बसेरे में। लेकिन रैन बसेरे में सारे बिजनेसमैन देखे मैंने, आप खुद पर्सनल विजिट करें, गरीबों के लिए तो कुछ है नहीं, ठीक है। और सेकंड नंबर, रैन बसेरों में देखो कि अगर कहीं कुछ गलत हो, या कभी भी कोई होमलेस बात उठा लेगा, कोई होमलेस बेचारा बात उठाएगा जी जनाब यहाँ पे खाना अच्छा नहीं है, उसको सेंटर से बाहर निकाल दिया जाता है। मैं आपको बताता हूं कि होमलेस के साथ क्या होता है।
उसको सेंटर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको रैन बसेरे में रहने नहीं दिया जाता है। ठीक है, गलत है ये भाई। अगर कोई बोलेगा जी यहाँ पानी नहीं, यहाँ खाना नहीं, यहाँ व्यवस्था नहीं, यहाँ कम्बल धोया हुआ नहीं, यहाँ कुछ भी, मतलब केयर टेकर से थोड़ी बहुत हो जाती है, वो केयर टेकर उसी वक्त उसको उठा के बाहर फेंक लेता, मार मार के गेट के बाहर कर देता, और दोबारा उसको किसी भी दिल्ली के रैन बसेरे में एंट्री नहीं होती है। ठीक है, और मेरी रिक्वेस्ट है कि एक वैसा ऑर्डर आप पास करें। दिल्ली गवर्नमेंट को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब नई नई सरकार है, अब आराम से काम करेगी। जितने टाइम अब तक हुआ, जब से शपथ रेखा जी ने ली है, बहुत ऑनेस्ट काम कर रही है, पूरा A to Z सुपर फास्ट मोड में दिल्ली की गवर्नमेंट काम कर रही है इस वक्त। अप्रिशिएट भी करता हूँ। देखो, जो अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो बुरा करेगा भाई उसको दिखाना भी, अच्छाई भी हमने दिखानी होती है, बुराई भी हमने दिखानी होती है। मीडिया का यही काम है, दोनों पार्टियों को सुनो और दोनों तरफ का देख लो। ये हमारा भाई बनता ही ऐसा ही है। ठीक है, अच्छे वालों को अच्छा दिखाओ, बुरे वालों को बुरा दिखाओ, जो मतलब जैसे कर रहा है उसको वैसे ही दिखाना है। ठीक है, और उनके देखें कोई, आप वैसा भी वो मतलब वेरिफिकेशन करो कि कौन होमलेस रह रहा है, कौन होमलेस है, कौन बिजनेसमैन है। भाई जो नौकरी कर रहा है या जो कोई जिसका कोई दुकान है, जिसका कोई बिजनेस है, भाई उसको रैन बसेरे में रहने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। रैन बसेरे में उन बंदों को रहो। और सेकंड नंबर, केयर टेकर भी रैन बसेरे में मेरे हिसाब से नहीं रहेगा, क्योंकि देखा मैंने काफी जगह पे विजिट किया कि रात का केयर टेकर सुबह, क्योंकि केयर टेकर्स जितने हैं केयर टेकर्स रैन बसेरों में ही होते हैं, सोए होते हैं। जब कोई जाओ विजिट पे तो वो सो के उठ जाते हैं, हाँ जी मैं केयर टेकर हूँ। रात को जाओ, हाँ जी मैं केयर टेकर हूँ। 24 घंटे एक ही केयर टेकर दिखता है वहां पे। क्यों? वो इसलिए रह रहा कि रैन अपनी अपनी ड्यूटी, जिसको 8 घंटे की ड्यूटी है 8 घंटे की ड्यूटी करके साइड हो जाएगा। फिर दूसरे 8 घंटे की जिस दूसरे को होगी वो देखेगा, फिर और 8 घंटे की किसको हो गया वो अपने हिसाब से देखेगा। वरना अगर सारे तीनों के तीनों वहां रहेंगे, बाई चांस 2 बार भी चले जाते, एक संभालने वाला पीछे है, पता नहीं लगता कि कौन ड्यूटी करता है कौन नहीं करता है। कोई केयरटेकर लगता, मतलब कुछ शेल्टर होम्स की हमें बात आई कि वहाँ पे केयरटेकर्स की ड्यूटी भी नहीं करते हैं। और मेन ये बात है जो होमलेस लोगों को सताएंगे। देखो भाई, अगर आप देखो, मेरा कोई अपना है नहीं, मेरा अपना है होमलेसों के लिए मैं जान देता हूँ। सीधी सी बात है भाई, गरीब को आप सताओगे, आप हमसे कुछ उम्मीद रखोगे, अपेक्षा रखोगे, वो नहीं होना है। गरीब को सताओगे, हम गरीब के साथ खड़े हैं। अगर ये कोई केयरटेकर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, अगर कोई केयरटेकर आपको बोल रहा है ये कम्बल धोया हुआ नहीं है सर, आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते हो शेल्टर होम से। अगर कोई होमलेस आपको बोल रहा है सर खाना अच्छा नहीं है, खाने में कीड़े हैं, आप उसको मार के बाहर नहीं निकाल सकते हो। आप किसी होमलेस पे हाथ नहीं उठा सकते हो। ये लाइव मेरा सारे एनजीओ के केयरटेकर देखें। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको रूल्स बोल रहा हूँ, लॉ बोल रहा हूँ, कानून बोल रहा हूँ। आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते हो, उसका राइट है, वो होमलेस है, वो बंदा आपके शेल्टर होम में रह रहा है, उसी के लिए आपको लाखों के हिसाब से गवर्नमेंट पे करती है। गवर्नमेंट अभी अपनी जेब से पे नहीं करती, हम लोग टैक्स, मतलब छोटी छोटी चीजें मतलब लाते हैं ना, एक मतलब 10 रुपए की चीज अगर आप लोगे उसमें भी टैक्स लगता है, वो सारा टैक्स कलेक्ट करके आप लोगों को दिया जाता है। ठीक है, आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। केयर टेकर्स के लिए, केयर टेकर मतलब ये लाइव मेरा अभी देखने के बाद, केयर टेकर आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। सेकंड नंबर, आप किसी को बाहर नहीं निकाल सकते हो। और कौन कौन बंदे रैन बसेरे में रहेंगे, केयर टेकर्स की दादागिरी नहीं होगी। क्योंकि काफ़ी मैंने देखा है कि काफ़ी कॉल्स मुझे आती है कि वो सराय काले खान से मुझे कॉल आई, वो उत्तम नगर से मुझे कॉल आई, एक बंदे ने बताया सर हमें कम्बल दे दो, उसने बोला नहीं है सो जाओ ऐसे, उत्तम नगर की बात कर रहा हूँ मैं, सो जाओ ऐसे। तो केयर टेकर ने बोला जनाब हम भी इंसान हैं, हम कैसे सोएंगे ऐसे, और यहाँ से पकड़ के बंदे को बाहर निकाल दिया रात के कम से कम 2 बजे। वो कहाँ जाएगा भाई? उसी चीज के लिए तो है, आप लोगों को सैलरी उसके लिए। और मैन जो है, और एनजीओ को जो रिलेटेड जो है ना, एनजीओ को आप चेक करें कौन एम्प्लॉयज है, किस घर से कितने मुलाजिम लगे हुए हैं। ये एनजीओ वाले क्या करते हैं, पहले 10-10, 12-12 हजार में 2 केयरटेकर रख लिए, ठीक है, बाकी के जो 3 वो एक्स्ट्रा होते हैं। आपको पता है कि मतलब जो बाकी मतलब एक्स्ट्रा वगैरह वो जो सिस्टम है वो अपने परिवार से लगा लेते हैं, अपने जो सुपरवाइजर होते हैं अपने मतलब अपने पास वो लगा दिया, अपने परिवार से लगा दिया, किसी को किसी मतलब अपनी बहन को लगा दिया, अपनी कजिन को लगा दिया, अपनी किसी और को लगा दिया, स्टाफ में अगल बगल किसी को ना, मतलब पूरी टीम कर लेते, इकट्ठा वहां पे लगा लेते। नहीं, वैसा नहीं चलेगा। कास्टिज्म मतलब वो चक्कर नहीं चलेगा भाई। यहाँ पे किसी और का हक कोई नहीं खाएगा, सीधी सी बात है, ना खाने देंगे हम। जितनी भी एनजीओ दिल्ली में रन कर रही है, अब मैं तो फर्स्टली भाई राष्ट्रपति जी को भी चिट्ठी लिख रहा हूँ,
दिल्ली सरकार को भी चिट्ठी लिख रहा हूं और रेखा प्राइम मिनिस्टर जी को भी चिट्ठी लिख रहा हूं। ये पूरी वेरिफिकेशन पे करो। आप इतना पैसा दे रहे हो, इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो, पूरी जितनी मैंने आपको अभी तक आपको लाइव में डिटेल पहुंचेगी। इन सब की चिट्ठी में जो मैंने ये नहीं कि मैं कुछ अलग चिट्ठी में लिखूंगा, जो मैंने लाइव में बोला है वही मैं चिट्ठी में लिखूंगा और वो चिट्ठी उन लोगों तक पहुंच जाएगी और वेरिफिकेशन होगी, सीबीआई जांच होगी। ये एनजीओ वाले पैसे कहाँ डाल रहे हैं? इतनी एनजीओ है, कहाँ है ये? एक सुपरवाइजर मामूली सा इतना मतलब करोड़ों की प्रॉपर्टी वो बना रहा साल में है, कैसे बना रहा है? जनमन देखो और केयरटेकर्स का भी देखूंगा मैं कि केयरटेकर्स में एक ही परिवारवाद क्या है। काफी सारी एनजीओज है, एनजीओज की लिस्ट मेरे पास पड़ी है, बहुत सारी लिस्ट है। मैं पर्सनल मेल और चिट्ठी में सारी लिस्ट, पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे एविडेंस पेश करूंगा और भेजूंगा दिल्ली सरकार को। भाई देखो ये आपका ड्यूसुप डिपार्टमेंट है, अरविंद शेल्टर इंपावरमेंट बोर्ड है, ये है केयरटेकर, ये है आपका मतलब एनजीओ। ये एनजीओ आपका काम कर रहा है, पूछताछ कोई नहीं है। लेकिन आप उम्मीद है कि इस लाइव के बाद पूछताछ जरूर होगी, पूछताछ होगी, क्योंकि पहले वो ऊपर ही करप्ट सरकार बैठी हुई थी। भाई केजरीवाल ऊपर ही मतलब करप्ट बंदा बैठा हुआ था, नीचे कौन से मतलब क्या इपिक्षा हम कर सकते थे जब ऊपरी मतलब सीएम ही करप्ट हो, और नीचे क्या ही आदमी उम्मीद कर सकेगा किसी से यार ये डिपार्टमेंट अच्छा काम करेगा। लेकिन अब उम्मीद है कि करप्ट सीएम नहीं है। रेखा जी इज ऑनेस्ट पर्सन, वो एक ऑनेस्ट इंसान है और ईमानदार इंसान है। अब मुझे लग रहा है कि ईमानदारी की सरकार दिल्ली में आई है, अब लगता है दिल्ली का विकास होगा। लगता नहीं है, हो रहा है। देख रहे हो आपकी ये यमुना के नाम पे 10-10 साल इन लोगों ने वोट लिए, फिर भी नहीं हुआ। बीजेपी आई 10 दिन में भाई शपथ ली, यहाँ से टन 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 खत्म, पूरा A to Z 4-5 दिन में पूरा दिल्ली की प्रॉब्लम खत्म। झुग्गी झोपड़ी को तोड़ने का काम इन लोगों ने किया और बीजेपी आई, उनने वो झुग्गी झोपड़ी वालों को प्लेट दे दिए, लो भाई करो खत्म, लाइफ टाइम रिस्ट्रिक्ट। ये होता है काम करना। जो काम करेगा उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, जो लेकिन जो काम नहीं करेगा, जो मतलब ये यूज होगा तो काम करने में, उसका नहीं। भाई मेरा कोई अपना है नहीं, गरीब के खिलाफ आवाज उठाता हूँ, उठाते रहूंगा, पूरी लाइव उठाते रहूंगा। ये लाइव आने का ये फंक्शन था कि रेखा जी देखेंगे और अमित शाह जी आप भी देखें जरा थोड़ा बहुत, तो जरा इनका ना ड्यूसुप डिपार्टमेंट को पूछो। और कोर्ट ऑर्डर करता है ड्यूसुप डिपार्टमेंट को कि आप इन केयरटेकरों की सैलरी दे दो। 6-6 महीने सैलरी नहीं आती है, साल सैलरी नहीं आती है, 2-2 साल सैलरी नहीं आती है। और वहां से लेबर कोर्ट ऑर्डर करता है, लेबर कमिश्नर ऑर्डर करता है ड्यूसुप डिपार्टमेंट को, आप जी इन केयरटेकर की सैलरी दे दो। लेकिन ड्यूसुप डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है। ड्यूसुप डिपार्टमेंट और एनजीओ कोर्ट को अपने मतलब कोर्ट से ज्यादा बन चुके हैं, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर मैं आपको वो भी भेजूंगा, कोर्ट का ऑर्डर अभी मैं किसी केयरटेकर से बात करके वो ऑर्डर मंगवाता हूँ, वो ऑर्डर मैं आपको मेल में करता हूँ। आप देखना, कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कि आप इनकी सैलरी इन गरीबों को दो, मिनिमम वेज दो, और वो कोई सरकत नहीं आता आगे से, कुछ नहीं जनाब, कोई सुनवाई नहीं। क्योंकि सुनवाई क्यों होती? ऊपर जब करप्ट बंदा बैठा हुआ था, सीएम करप्ट, जो मतलब ये रैन बसेरों का सीईओ था मनीष सिसोदिया जी, वो करप्ट, ड्यूसुप डिपार्टमेंट करप्ट। लेकिन अब उम्मीद करता हूं कि हर एक डिपार्टमेंट दिल्ली में सुपरफास्ट काम करेगा और करप्शन की कोई भी जगह नहीं रखेगा। फर्स्टली पहला मिशन मेरा है कि भाई इन एनजीओ के ना, इन एनजीओ को देखूंगा कौन ब्लैक लिस्ट है, कौन है भाई, कैसे टेंडर तुमने लिया, अगर तुमने लिया कितना खर्च रहे हो, क्या हो, तुमने अपने परिवार से कितना लगाया हुआ है, तुमने अपने परिवार पूरा भर के रखा हुआ है, पूरा परिवार अपने हिसाब से चला रहे हो। केयरटेकर क्या है, कौन पढ़ा है, कौन अनपढ़ है, कौन कैसे रखे हो आप, किस बेस पे काम करवा रहे हो, कितनी सैलरी दे रहे हो, इन सब चीजों पे वाचक राहुल शर्मा का रहेगा, स्टोरी का वाचक रहेगा। कोई भी एनजीओ ऑनर वगैरह देख रहे होंगे, जितने भी एनजीओ वाले देख रहे होंगे, ड्यूसुप डिपार्टमेंट के अधिकारी मुझे देख रहे होंगे लाइव, अरविंद शेल्टर इंपावरमेंट बोर्ड मुझे लाइव देख रहा होगा। देखो मैं आप सबको एक ही मैसेज दूंगा, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज से आपको ईमानदारी से काम करना और ईमानदारी से करना है। ये वो बेईमान वाला सिस्टम नहीं है। सरकार पहले बेईमान सरकार होती थी, वो आपको पूछती नहीं थी, लेकिन अब ईमानदार सरकार आ चुकी है। ईमानदारी से ही आपको काम करना होगा, वो करप्शन की अब कोई भी जगह आपको नहीं बचेगी, कोई भी करप्ट मतलब नहीं होगा, किसी चीज में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कुछ कंप्रोमाइज नहीं होगा। अब एक्शन होगा, एक्शन पे रिएक्शन देखोगे आप सीधा। एक्शन कैसे होगा? अब एक्शन होगा क्योंकि ईमानदारी वाली सरकार दिल्ली में है और ईमानदारी से काम करेगी, और वो भ्रष्ट सिस्टम है। आप जितने भी डिपार्टमेंट में मुझे दिल्ली में देख रहे हो, अरविंद शेल्टर इंपावरमेंट बोर्ड,
ड्यूसुप डिपार्टमेंट, आप ये नहीं सोचना कि आपको कोई बचाएगा, बचाने के लिए कोई भी आपको आगे नहीं आएगा, क्योंकि जो आपको बचाने वाले लोग थे वो उन लोगों पे पहले ही केस लग चुके हैं, वो करप्शन में लथपथ हैं, वो कोई भी आपको नहीं। आप अपना काम ईमानदारी से करें। अगर आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपया सैलरी महीने का दे रहे हैं टैक्स पे करके, आपको गरीबों को लूटने के लिए ऑफिस में नहीं रखा हुआ है, आपको गरीबों का काम करने के लिए ऑफिस में रखा हुआ है। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी ड्यूसुप के अधिकारी देख रहे हैं, ड्यूसुप के अधिकारी देख रहे हैं, अरविंद शेल्टर एम्पावरमेंट बोर्ड के अधिकारी मुझे देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जल्द से जल्द ना अपने आप को जरा ये काम करने का तरीका जरा आप मतलब ना ये लहजा जो है ये आप चेंज कर लेंगे कि ईमानदारी से काम होगा और ईमानदारी से काम होगा। जो 10 साल में आपने किया, घोटाले किए, एनजीओ के साथ मिलकर ब्लैक लिस्ट एनजीओ को टेंडर दिया और पैसा कमाने का मशीन रखा आपको, होमलेस एम्पावरमेंट शेल्टर ने पैसा कमाने की मशीन रखी है आपने हाँ, ये लाइव कोई कॉल कर रहा था, कट गया मुझे, तो मैं पता नहीं कोई कॉल कर रहा था। ये जो मतलब पैसा कमाने की मशीन आपको होमलेस, लेकिन आज जनवन काम होगा और होते रहेगा, पूरी लाइफ होते रहेगा। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ ईमानदारी से काम करें, और मैं खुशी सबको लेटर लिखता हूँ और एनजीओ वालों का देखता हूँ कौन कैसे काम कर रहा है, सुपरवाइजर की कितनी सैलरी है, किस सुपरवाइजर की कितनी बिल्डिंगें बनी है, कि फ्लैट कैसे बना, गाड़ी कैसे आया, बंगला कैसे आया, सोने की चैन कैसे आई, A to Z पूरा A to Z हिसाब होगा। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे, एक ही मुद्दा मेरा था कि इसको लेके आज लाइव आया हुआ था मैं सोचा पहले लाइव बातचीत कर लें। ज़्यादा मैंने लेटर में कोई मेंशन नहीं करना, यही चीज़ें जो मैंने बोली यही मैंने मेंशन वहाँ पे करनी है। तो आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।